नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पहलगाम आतंकी हमले की क्वाड देशों ने एक सुर में निंदा की है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इस हमले के गुनहगारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अमेरिका में क्वाड के विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, तकनीक और मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। उन्होंने म्यांमार संकट और उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों पर भी चिंता जताई। क्वाड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए कई नई पहल करने का फैसला भी किया है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, जिनके नेताओं ने आतंकवाद के अलावा महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों, वैश्विक तापमान में वृद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है, जिसका मकसद चीन के कुछ सेक्टर में बढ़ते प्रभाव को कम करना भी है। ऐसे में क्वाड में पहलगाम की चर्चा और चाइना के मंसूबों पर बात आने वाले समय के लिए क्या संदेश देती है, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत इसी साल क्वाड की मेजबानी करने जा रहा है, जिसके चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों ने सबसे पहले पहलगाम हमले की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही कई इनिशिएटिव शुरू करने की बात कही, जिसे मिनरल्स को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए अहम बताया। A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss, and I'm sure we will agree. बैठक में क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव शुरू किया गया। इसका मतलब है कि क्वाड देश मिलकर खनिजों की सप्लाई सुरक्षित और आसान बनाएंगे। इस पहल से ये देश जरूरी खनिजों की कमी से बचने और उनकी सप्लाई में दूसरों पर ज्यादा निर्भर न रहने के लिए साथ काम करेंगे। इस पहल की शुरुआत मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने के लिए हुई है। क्वाड विदेश मंत्रियों ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की, जिनमें समुद्री और ट्रांसनेशनल सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मानवीय सहायता और आपात प्रतिक्रिया शामिल है। सबसे खास बात दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में किसी भी जबरन यथास्थिति बदलने की कोशिश की निंदा और उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल गतिविधियों, परमाणु कार्यक्रम, साइबर अपराधों और हथियार कार्यक्रमों के वित्त पोषण की कड़ी आलोचना हुई। इसके साथ ही म्यांमार संकट पर चिंता, आतंकवाद और उग्रवाद के हर स्वरूप की निंदा, खासतौर पर सीमा पार आतंकवाद का विरोध, क्रिटिकल मिनरल्स और उनकी सप्लाई चेन को लेकर एक तरफा नियंत्रण और बाजार से बाहर की नीतियों पर गहन विचार विमर्श और चिंता जाहिर की गई। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने प्रमुख आपूर्ति श्रृंखलाओं, खासकर महत्वपूर्ण खनिजों की अचानक कमी और भविष्य में निर्भरता पर गहरी चिंता जताई। इस संदर्भ में उनका इशारा चीन की नीति की ओर था। क्वाड की इस बैठक को कुछ महीनों बाद शीर्ष नेताओं की भारत में होने वाली बैठक की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस बैठक में 3 अहम फैसले हुए हैं, जो भारत के हितों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। पहला कदम, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की घोषणा, जिसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स में चीन पर निर्भरता को खत्म करना भी है। इस पहल के तहत चारों देश आपसी साझेदारी से दुनिया में बहुमूल्य धातुओं की खोज करेंगे, उनका दोहन करेंगे और इसके इस्तेमाल की रणनीति बनाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देशों को भी मदद दी जाएगी। दूसरा कदम क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क के तौर पर होगा। इसके तहत सामुद्रिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में एक दूसरे की मदद की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देशों को भी मदद दी जाएगी। तीसरा कदम क्वाड बंदरगाहों की स्थापना को लेकर है। इसे क्वाड देशों के सबसे महत्वाकांक्षी अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत कारोबारी और सैन्य उद्देश्यों से ऐसे बंदरगाहों का निर्माण किया जाएगा, जिन पर ये देश और इनके साझेदार देश पूरी तरह भरोसा कर सकें। अवैध समुद्री गतिविधियों को रोकने पर होगा काम।
क्वाड देश विदेशी ताकतों की ओर से फैलाई जा रही झूठी सूचनाओं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के हितों में हस्तक्षेप करने के प्रयासों का मुकाबला करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। उत्तर कोरिया की हानिकारक साइबर गतिविधियों के बारे में भी गंभीर चिंताएं हैं। इसमें क्रिप्टो करेंसी की चोरी और अपने अवैध हथियार और मिसाइल कार्यक्रमों को निधि देने में मदद करने के लिए विदेशों में श्रमिकों को भेजना शामिल है। ऐसे में भारत इस साल के अंत में अगली क्वाड लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 में ऑस्ट्रेलिया में अगली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक को न सिर्फ वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देगी, बल्कि आगे आने वाली रणनीतियां भी स्पष्ट होंगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो पहलगाम पर क्वाड की दो टूक है और आतंक को लेकर बिल्कुल इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको सजा मिलनी चाहिए। कम से कम भारत जहां पर भी जाता है, पहलगाम का जिक्र होता है, आतंकवाद का जिक्र होता है और वहां पर जो पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है वो ये दिखाता है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज इस घटना की निंदा करते हैं। लेकिन क्वाड की क्योंकि मेज़बानी भी भारत इस साल करेगा और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि जो 4 देश क्वाड में हैं उनमें से एक यदि समर्थन प्राप्त होता है अपने किसी एक ऐसे विषय के लिए, चाहे वो आतंकवाद से रिलेटेड हो और बाकी चीज़ों पर भी जो एक विचार विमर्श इस मुख्य बैठक में किया गया, वो आने वाले परिप्रेक्ष्य में भारत के लिए किस तरीके से फ्रूटफुल होगा। दूसरी चीज़, चाइना की जो स्ट्रेटजी है और ख़ास तौर पर जो क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की बात की जा रही है, इसके लिए जो काम करना है, जो रूपरेखा बनाई गई है, जो 4 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, 3 अहम सकारात्मक भारत के लिए फैसले हुए, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे महेश वर्मा। महेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत क्योंकि अनुपम जी अभी कनेक्ट नहीं है, पीसी थपलियाल जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं जी? पीसी थपलियाल जी, क्योंकि दो मुख्य सवाल हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि क्वाड में जिस तरीके से विदेश मंत्री गए, इस साल जो शिखर इसका सम्मेलन होगा उसकी मेजबानी भी भारत करेगा। पहलगाम को लेके जो उन्होंने अपनी बात रखी और पहलगाम को लेके जो एक दो टूक जवाब उनकी तरफ से आया, क्वाड देशों की तरफ से आया, ये हमारे लिए किस तरीके से है। और दूसरी चीज, यहाँ पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जो एक बात की गई है क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की, इसके अलावा और सारे पॉइंट्स हैं जिस पर काम करने की जरूरत है ताकि उस प्रेशर को कम किया जाए। ये कितना सफल हो सकता है? देखो, इस समय दुनिया एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां पे कि हम देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण एक अलग से अपना शेप ले रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले की जो ध्रुवीकरण थी जिसमें नेटो था और भारत एक नॉन अलाइंड कंट्री था और जिस तरह से 2 सुपर ब्लॉक थे, एक यूएसएसआर का और एक यूएसए का ब्लॉक, लेकिन अब समीकरणें विश्व में बदल गई हैं और उसके चलते जिस तरह से चाइना बहुत गति से आगे बढ़ रहा है, उसको चेकमेट देने के लिए ये क्वाड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक मीटिंग हुई है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दों पे, क्योंकि इसमें जिस तरह से उसपे जब अभी यूएसए को चेकमेट दिया आर्थिक बैकग्राउंड पे चाइना ने, तो यूएसए जैसा देश झुका और उसके टर्म्स एंड कंडीशन में आना पड़ा चीन के। और जिस तरह से इस समय लोगों को मालूम पड़ा कि चीन एक ऐसे मिनरल्स रखता है अपने पास जो विश्व में किसी अन्य देश के पास नहीं है और वो एटॉमिक पावर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो चिंता है, उस चिंता को इस क्वाड में हमने देखा कि सारों जो एक नया अलाइनमेंट पूरे विश्व के मामले में बनाना चाह रहे हैं। ये 4 बहुत मजबूत देश हैं और इन देशों ने इसके ऊपर अपनी जो इच्छा है जाहिर की है। उन्होंने इवन जो भी कम्युनिस्ट ब्लॉक है, चाहे उत्तर कोरिया हो, चाहे चीन हो, चाहे यूएसएसआर हो, इनके खिलाफ एक मोर्चा बनाने की जो पहल है वो शुरुआत हो गई। और
इसी साल हिंदुस्तान में इन सब विषयों पे और बड़ी बहस होगी। जहां तक पहलगाम का सवाल है, पहलगाम के मुद्दे पे क्योंकि भारत लगातार विश्व पटल पे पहलगाम को उठाते आ रहा है, और आपने देखा होगा कि किस तरह से एससीओ में अभी हुआ, उससे पहले यूएन में जिस तरह से हम हर जगह जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा को थोड़ा थोड़ा ऐसा धक्का सा लगा विदेश नीति में, जहां हम ऑपरेशन सिंदूर में अकेले पड़ गए थे। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि क्वाड देश हमारे साथ इस पहलगाम के मामले में खड़े दिख रहे हैं, लेकिन पहलगाम का केवल उसको छुआ गया, उसमें ये बात नहीं आई कि पहलगाम के ऊपर किस तरह से सिंदूर ऑपरेशन आया, ये नहीं आया कि क्या नुकसान भारत को या पाकिस्तान को हुआ, क्या उपलब्धि हुई, और सबसे बड़ा पहलू जो इसमें अनदेखा किया गया है कि आखिर कौन थे वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम को इल्जाम दिया। क्योंकि पुलवामा के भी हमने नहीं पकड़ पाए, उससे पहले पठानकोट उड़ी हुआ, हाँ, और हमने उनको भी नहीं पकड़ पाया। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि इस सैनिक क्षेत्र में हम हर जगह कटघरे में से खड़े हो जाते हैं। इवन हमने पठानकोट के मामले में आईएसआई को आमंत्रित किया, अगर कोई और होता आईएसआई को अपने देश में बुलाने में, तो शायद कटघरे में खड़ के हाई तोबा मच जाता। लेकिन देश हमेशा साथ रहा है सरकार के, और बहुत बड़े सवाल नहीं खड़े किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक आदमी, एक पटेल नाम का फ्रॉड 3 महीने तक कश्मीर जैसे एलओसी तक जाता है जेड सिक्योरिटी लेकर। ये सवाल ये दिखाता है कि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां आ चुकी हैं। और विदेश नीतियों में, विदेश में भी ठीक है, अगर क्वाड की मीटिंग में केवल अगर एम्पैथी दिखाई कि हाँ जी जो पहलगाम हुआ उसके जो पीछे फाइनेंसर रहे, या जिस तरह आपने देखा होगा, तो उनको कटघरे में लाया जाएगा। लेकिन तब तो लाया जाएगा जब हमें आतंकियों का पता लगेगा। हमें ना तो पुलवामा के आतंकवादियों का पता लगा अभी तक, और ना हमें पहलगाम के आतंकवादियों का पता लगा अभी तक। यही स्थिति है हमारी। तो ये जो चीज है, ये देश के लिए चिंतनीय विषय है, बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। अनुपम जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, अनुपम जी, पहलगाम पर क्वाड की दो टूक है। क्या होता है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण बैठक में होते हैं और हम एक ऐसे पटल पे होते हैं जहां पर आतंकवाद की बात हो रही है, पिछले कई समय से हम ये देख रहे हैं, भारत जब भी किसी बड़े दौरे पर कोई भी हमारे दिग्गज होते हैं, चाहे मोदी जी हों, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर हों, क्योंकि पहलगाम ऐसा एक अटैक था जिसको लेकर बात होती ही है, और पहलगाम के बाद से हर जगह पर, हर पटल पर इसको रखा गया है, आतंकवाद का विरोध होना चाहिए। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना पक्ष रखा, क्योंकि क्वाड से जो दो टूक आई, जो वहां से भी उन्होंने एक संदेश दिया कि ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, और जो भी इसके लिए गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। ये भारत के लिए एज ए क्वाड मेंबर, मैं यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करूं या मैं जापान की बात करूं, मैं यूएस की बात करूं, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। ये एक तो बात। दूसरी चीज़, चाइना के प्रभाव को कम करने के लिए जो एक क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव की बात की गई है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था इस पूरी बैठक का, उन मिनरल्स को लाना, उसका दोहन करना, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये कंट्रीज उस पर काम करेंगी ताकि चाइना की नीति को दबाया जा सके। क्या इतना एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट हम देख पाएंगे यदि इस नीति से चलते हैं, या फिर सिर्फ ये एक मीटिंग थी, बात थी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे देखते हैं आप? हेलो। हाँ अनुपम जी, पूरे वक्त नॉइस बहुत आ रहा है आज। हाँ राखी जी, नॉइस बहुत ज्यादा है। खैर, मैं अपनी बात रखता हूँ। हाँ। आप देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। और क्वाड के बारे में अगर हम देखें तो क्वाड बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और जिस समय ये बना था उस समय ये माना जा रहा था कि ये एक ऐसा अलायंस हो सकता है जो कि भविष्य में G7, G5 या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे जो संगठन है उनकी जगह ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि ये 4 डेमोक्रेसीज का संगठन था, इसमें कोई कम्युनिस्ट नहीं था,
कोई भी उस तरह का कोई देश नहीं था जहां पर फौजी शासन हो, कोई उस तरह का देश नहीं था जहां पर धार्मिक शासन हो। ये सब मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं और इनका जो संगठन है वो बढ़ते हुए विश्व की एक आधारशिला रख सकता था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि वो क्वाड अपने रास्ते से भटक गया। और भटक क्यों गया? क्योंकि अमेरिका ने इस अलायंस का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करना शुरू कर दिया था। कई सारी ऐसी चीजें हमने देखी हैं पिछले 1 दशक के अंदर कि क्वाड जो कि एक जबरदस्त संगठन होता, वो अमेरिका उसको अपना पिछलग्गू बनाना चाह रहा था। अमेरिका अपने कंसर्न्स को लाद रहा था हमारे ऊपर या बाकी देशों के ऊपर। तो इस चीज से भारत ने भी थोड़ा सा अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया। लेकिन अब चूंकि वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एक बार फिर से बहुत तेजी से बदली है, तो उस लिहाज से भारत ने क्वाड के अंदर एक अपनी समझ दिखानी शुरू करी। अभी आप जब देख लें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जुलाई का महीना वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही महीना है जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को चेयर करेगा पाकिस्तान उसका चेयरमैन होगा। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया की सबसे ताकतवर जगह है, ये सब जानते हैं। और पाकिस्तान के उस चेयर करने के बाद पाकिस्तान ने अपना एजेंडा भी लागू कर दिया है कि वो इसी बहाने वर्ल्ड प्रेस के सामने भारत के खिलाफ बातें करेगा और भारत को एक बार फिर से कॉर्नर करने की कोशिश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से करी जाएगी। भारत इसमें कोशिश ये करेगा कि अदर देन चाइना, क्योंकि चाइना हमारी बात नहीं सुनता है, लेकिन अदर देन चाइना जो बाकी देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो भारत की बात सुने और पाकिस्तान के इस तमाम प्रोपेगेंडा को वहां पर नेस्तनाबूद करें। ये देखने वाली बात होगी। और इसी दौरान आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक विद्रोह दिखाई दे रहा है। तो वहां की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो भी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। अब आप ये कह रही हैं जो क्वाड का जो भविष्य क्या होने वाला है, तो अभी हमने जो कल परसों में देखा है वो उसकी एक वानगी थी। वो वानगी इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि निश्चित तौर पर इस समय दुनिया के सामने ये हो रहे युद्ध बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम तरह के टेरर अटैक्स बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री के अगर आप बयान करें तो मैं 2-3 चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से उल्लेख करना चाहूंगा कि जो भारत ने पिछले दिनों जो चीजें सीखी हैं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से, भारत ने अब उनको कहना शुरू कर दिया है। जयशंकर साहब ने एक चीज बहुत स्पष्ट कह दी है कि विक्टिम्स एंड परपेट्रेटर्स ऑफ जो टेरर हैं उनको एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। यानी भारत विक्टिम है और जो विक्टिम के खिलाफ जो आतंकवादी हैं वो भारत के ऊपर हमला करते हैं, उनको और भारत को एक हाइफन लगा के नहीं देखना चाहिए। और ये गलत ट्रेंड चालू हुआ है। आप देखें जब भी अमेरिका की तरफ से बात आती है तो भारत पाकिस्तान में एक डैश लगा के बोला जाता है, जो कि पहले बंद हो चुका था। भारत को विक्टिम माना जाता था, पाकिस्तान को आतंकवादी माना जाता था। तो भारत ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, भारत का बदलता हुआ दृष्टिकोण है, मैं इसलिए इशारा कर रहा हूँ। दूसरी बहुत अच्छी बात बताई जयशंकर साहब ने, उन्होंने ये कहा कि भारत अब उस कैपेबिलिटी पर आ चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ हम प्रीएम्प्टिव अटैक्स करेंगे। प्रीएम्प्टिव अटैक्स मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जब ये कहा प्रीएम्प्टिव अटैक्स करेंगे, मतलब कि अब हम घटना होने का इंतजार भी नहीं करेंगे। हमको लगेगा घटना होने वाली तो हम अटैक कर देंगे। भले ये सिर्फ स्टेटमेंट हो, लेकिन ये भारत की बदली हुई रणनीति को दिखाता है वहां पर। और तीसरी एक और बहुत अहम बात उन्होंने कही कि हमारे जो पार्टनर्स हैं, यानी बाकी जो 3 देश हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें और अप्रिशिएट करें कि भारत के ऊपर हमले होते रहे हैं और भारत का यह हक बनता है कि अपने दुश्मनों को वो नाकाम करे। तो यहां पर उन्होंने ये चीज दिखाने की कोशिश करी कि उनके जो बाकी जो 3 मेंबर्स हैं वो ना भारत की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना अप्रिशिएट कर रहे थे। तो अब उनको करना पड़ेगा। देखिए बहुत बड़ा बदलाव है। अब यहां पर भारत के कदम को आप बहुत सख्त समझ सकते हैं, लेकिन वो सख्ती बेहद जरूरी थी, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से भारत की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जो हालत हुई है सब देख रहे हैं। और जब तक हम सख्ती नहीं बरतेंगे तब तक हमें अपने मनमाफिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब आते हैं असली मुद्दे पे। क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स इस समय दुनिया की एक बहुत बड़ी एक थिंक टैंक से गुजर रहे हैं। सारे देश इसके ऊपर लगे पड़े हैं। और मैं ये मानता हूं कि भविष्य में जिस तरह पिछली शताब्दी में पेट्रोल और डीजल की लूट मची थी इन महाशक्तियों के द्वारा, अब उन्होंने तैयारी कर ली है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर लूट मचाएंगे। जो भी उनको सामने दिखेगा उसको लूटेंगे, उसके ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे और उसको अपना आर्थिक गुलाम की तरह ट्रीट करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर जो बड़ा मेहरबानी हो रही है अमेरिका की, उसको आप इसी तरह से देखें कि पाकिस्तान वो देश है जहां पे रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिल सकते हैं, प्लस वहां पे बैठ करके अमेरिका चाइना को भी काउंटर कर सकता है। वो चाइना जो कि लगातार इन्हीं मिनरल्स का बहाना बना करके अमेरिका को घुटनों पर ला रहा है। तीसरी चीज, भारत जैसा देश यहां पर अपनी भूमिका निभा सकता है। भारत ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं कि ये भविष्य का जो पेट्रोल, भविष्य का जो एनर्जी का सोर्स है, उसके ऊपर भारत अपने यहाँ भी खुदाई करे और अन्य देशों के साथ जहां पर ये मिनरल्स बड़ी मात्रा में, वहां पर भी अच्छे संबंध बनाए और ग्लोबल साउथ में चीन की जगह लेकर के अपनी एक अच्छी दृष्टि बनाए। उसके ऊपर भी काम शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि क्वाड से ज्यादा हमें वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के इस मैन्यूवर को समझना पड़ेगा। तभी आप देखेंगे क्वाड जिसको लगभग लोग भूलना शुरू कर चुके थे, वो आज एक बार फिर से छटपटा के जिंदा हो गया है
और यहाँ पर भारत की भूमिका, मैं इसलिए बार बार जयशंकर के बयान का उदाहरण दे रहा हूँ कि भारत ने इस बार क्वेड में जो बातें कही है वो दिखाती हैं कि जो आगे जो अगली बैठक होगी, लीडर्स की जो बैठक होगी भारत में ही होगी इस साल के आखिरी तक, उसमें भारत का क्या रवैया रहने वाला है, यानी कि इन सब चीजों पर, अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स मैन्यूवरिंग के ऊपर और ये रेयर अर्थ मिनरल्स की भविष्य में होने वाली या हो सकने वाली लूट के ऊपर भारत बहुत सख्त है और भारत सख्ती के साथ अपनी बात रखेगा और क्वेड का इस्तेमाल करेगा न सिर्फ चाइना को घेरने में बल्कि इस संभावित लूट को रोकने में भी। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। महेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? महेश जी, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट किया आपने? हाँ, आ रही है राशि जी, आ रही हाँ है। महेश जी, क्वाड में आज 4 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर बात हो रही थी, इसके साथ साथ मानवीय सहायता और आपात प्रतिक्रिया भी इसमें शामिल की गई थी। मुझे लगता है मिनरल्स इनिशिएटिव की घोषणा की ही गई है। कुल मिलाकर जो एक नीति समझ में आई है, चीन पर निर्भरता को खत्म करना है, हमें आगे बढ़ना है, और जो स्ट्रेटजी है, जैसे अनुपम जी ने या पीसी थपलियाल जी ने आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट बताया, और इससे भी ज़्यादा भारत की जो स्ट्रेटजी अब हुई है उस पटल पर, जो हम बहुत टाइम से देखना चाह रहे थे, वो अब आनी शुरू हुई है। तो ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार की तरफ से, भी नीतियों में बदलाव की मांग होने लगी थी कि विदेश नीति में बदलाव कर दिया जाए, बहुत सी बातें आ रही थी। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, इसके लिए सरकार आगे और कैसे इस पर स्ट्रैटेजी अपनी बनाएगी, या क्या नीति हो सकती है जिसमें इसी लाइन पर आगे सरकार लगातार काम करे? निश्चित रूप से जो हमारे और पैनलिस्ट हैं, या जो आज का ये मुद्दा है आपका, वो आपके दर्शकों को ये कहीं बताने, जताने और समझाने में शायद हम लोग कामयाब रहें कि आज जो क्वाड का जो ये फैसला है, या जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट है पहलगाम को लेकर, जिस प्रकार से वहाँ एक फैसला लिया गया जिससे कि एक चीन कहीं ना कहीं चिंतित दिखाई देगा, एक तीर से दो निशाना साधने की जो भारत की एक अभियान है ये, और इस अभियान के तहत जो हमें एक बड़ी सफलता कह लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मिली है, वो इस मंच से मिली है कि आज हम कहीं ना कहीं पहलगाम को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये सुनिश्चित करने में हमें बड़ी सफलता मिली है कि अब किस प्रकार से हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बीच में आज इस क्वाड के जरिए, या क्वाड का जो ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है जिसमें कि वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली देश शामिल है, उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के होने का मतलब यह है कि वो बात दूर तक कहीं सुनाई पड़ेगी। वो चीज जो हमें चाहिए था, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने कहीं हमने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपने डेलीगेशन के माध्यम से हम भेज के जो बता रहे थे, अब उसके बाद ये हमारी डिप्लोमेसी, अब ये तमाम मंचों से जो इस प्रकार की बातें उठ रही है, इससे कहीं ना कहीं हमें उसमें कहीं ताकत मिलेगी, जो आज भी हम कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा जिंदा है। आज भी हम ऑपरेशन सिंदूर को जो है ना कहीं इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का पूरी तरह से समर्थन हासिल करें, ताकि कभी भी ऐसा मौका आए कि फिर इस तरह के नापाक हरकत अगर पाकिस्तान करने की कोशिश करे तो उसको पुरजोर जवाब दिया जाए। अब रही बात कि भारत के बीच जो कई लोग ऐसे हैं जो बहुरूपीय के रूप में काम कर रहे होते हैं, या बहुरूपीय सोच के साथ वो कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ये जरूर सोचना चाहिए उनको, जब वो इस देश के खाते पीते इस देश में रहते हैं, तो वो बात कम से कम ना करें जो कि कहीं ना कहीं भारत की इमेज और भारत की छवि को धक्का पहुंचाता हो। कहीं ना कहीं हमारे जो शौर्य है, हमारे पराक्रम है सेनानी, उसको कहीं ना कहीं जो मधिम करते हैं लोग अपने वाणी से, अपने विचार से, या अपने सवाल से, या उनके ऊपर कहीं संशय पैदा करके देशवासियों को कहीं वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, भ्रम की एक स्थिति पैदा करते हैं। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि भारत की विदेश नीति, देश की विदेश नीति जो है हमेशा इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि देश के जो पॉलिटिकल लोग हैं या जो देश के नागरिक हैं, वो किस प्रकार से देश के जो उसकी एक अस्मिता है, जो एक छवि है, जिस प्रकार से हम रखते हैं विश्व में, उससे अगर कोई आदमी इतर बात करता है या उससे विपरीत बात करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसको कहीं ना कहीं
हम जो कह रहे होते हैं उसकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा उठता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं चोट लगती है। जो सबसे अहम बात है इस क्वाड बैठक की वो इसमें यह है कि जो विदेश मंत्री जी ने बात कही, जो अक्सर वो बहुत सारे फोरम से उठाते रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ व्यापार और आतंकवाद ये एक साथ नहीं चल सकता है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पहलगाम में जो पाकिस्तान की भूमिका है वो स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रही है, और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जस्टिफाइड है। जो कि वो ये प्रचार कर रहा था कि नाहक परेशान करने के लिए हमारी भूमिका ना होने के बावजूद भी भारत ने हमारे साथ जो है जाति करी है। अभी जो जिस प्रकार से वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस प्रकार से वो चेयरमैनशिप लेने के बाद अब कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है, तो ऐसे चीजों का पुरजोर जवाब देने का यही तरीका है कि तुम जो बातें कह रहे हो कश्मीर को लेकर, उससे पहले सोचो कि तुम्हारा रूप क्या है, तुम किस तरह के लोगों का, किस तरह के दरिंदों को पालते हो, वो दरिंदे क्या करते हैं, और उन दरिंदों के साथ विश्व में कोई आज खड़ा नहीं है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सुकून देने वाली बात है कि ये एक बड़ी सफलता है भारत के लिए। क्वाड पहली बार, हालांकि क्वाड का एक जो निर्माण है वो इसी तरह की चीजों के लिए है जिसमें कि रोका जा सके इस तरह के आतंकवाद, अपराध और इस तरह के जो एक समुद्री डाकू होते थे, जो एक समुद्र में जो एक जिस तरह से अटैक होता था, तो उसका एक समन्वय था, और व्यापार किस तरह से बड़े सामुद्रिक व्यापार को हम कितना सुव्यवस्थित कर सकें, और उस मंच से ये आवाज उठी है तो वो ये पूरे विश्व में सुनाई कहीं ना कहीं दी होगी। और सारे लगभग प्रेस मीडिया जैसे आप आज कवर कर रहे हैं वैसे ही पूरे विश्व मीडिया ने आज इसको कहीं ना कहीं अपने अपने यहाँ जरूर इसको दिखाया है, बताया है, और वहाँ की खबरों की एक प्रमुख हिस्सा बनाया है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी मुझे सुन पा रहे हैं? स्वामीनाथ जी, पहलगाम पर क्वाड की दो टूक। देखिए, क्वाड में क्योंकि भारत भी एक हिस्सा है और यहाँ की नीतियों को लेके जो एक डिस्कशन हुआ, जो महत्वपूर्ण बातें रखी गई, चीन के प्रभाव को कम करने के लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई, उस पर इनिशिएटिव लिया गया। भारत ने जो अभी, क्योंकि सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं कि अब हम बोल पा रहे हैं, अब यदि हमें किसी की बात नहीं पसंद है तो हम अपनी बात को रख पा रहे हैं। ये जो इम्प्रूवमेंट मैं कहूँगी जो अभी हाल में हम लगातार देख रहे हैं, ये आज हमने क्वाड में देखा, कैसे उसे कांग्रेस लेती है। और मैं ये सवाल आपसे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार सवाल उठाया गया कांग्रेस की तरफ से भी कि वो स्टैंड नहीं दिखता, वो नीति नहीं दिखती। तो आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव महसूस कर रही है कांग्रेस? हमारे देश हमारे प्रधानमंत्री के मित्र जो रवैया प्रभावित करना और उसको जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री वो जवाब जैसा देना चाहिए नहीं दे पाए, और जिस तरह से कनाडा में उन्होंने बात जाने के बाद उसके बाद भी वो अगला बोल रहा है कि हमने समझौता कराया और सीज फायर कराया, तो उसको जवाब देने पर हमारे जो जैसे देश के 160 करोड़ जनता और देश के सारा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा था कि जब पहले देश है और देश पे आई हुई के साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, अग्रसर रहेंगे और देश पे कोई सवाल नहीं रहेगा। लेकिन हर आदमी आकर जिस तरह से आज देखिए, जिस तरह से क्वाड दो टूक हमको पहलगाम पे झटकने का जो किया, एक आतंकवादी देश जिसको अपना मित्र बता रहा है, जिससे हमारा समकक्ष बता रहा है और कश्मीर का चर्चा कर रहा है, दो टूक जवाब देने के लिए हमको ताकत रख देना पड़ेगा। कि जिस तरह से खड़ा रहा पाकिस्तान के साथ और तुर्की खड़ा रहा और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहा, उस समय अपने धनबल सेना के साथ खड़ा था और अपना जितना हमारे देश पर अटैक करने के लिए सामग्री भेजकर और उसको प्रोत्साहन किया, और उसी में यूएनए ने उसको पैसा लोन दे दिया गया। और जिस तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट और भारत सबसे देश और सबसे मजबूत देश और शक्तिशाली देश, वो खड़ा होकर साथ नहीं दिया, और भारत मजबूत है और रहेगा। हमारा सेना मजबूत है, हमारा सेना का शक्ति है, देश के लोगों का सेना पर विश्वास है। जिस तरह से हम उस आतंकवाद को नस्ताबूद करने के लिए हमारे
बहनों ने जो अपना काम किया, सैकड़ों उसके गाने को बुलाया, उसके बाद यहाँ के नेता कुछ भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से सवाल खड़ा किए, चाहे के डिप्टी सीएम मंत्रियों द्वारा किया गया, ये देश में जो फैली इस तरह से लोगों के विचारधाराओं को भ्रमित किया गया। हम विश्व स्तर पर जिस तरह से भारत को मजबूत करने के लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री निरंतर विश्व के दौरे करते रहे और निरंतर देश को उन्नत विश्व की कल्पना करते रहे, लेकिन वैसा दिखना चाहिए। इस तरह से उसी आपने सब सिंदूर के समय बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान को बता दिया, तो आप जा रहे हैं किसी के घर में उसको अटैक करने, उसको पहले बतला देते। तो इस तरह का कई बातें आई, पहलगांव का ये बात हो गया, पुलवामा घटना घटा, 265 किलो RDX आया, उसके अम्बेसडर मालिक का नाम आज तक 1700 पेज का एसआईटी रिपोर्ट में किसी को पता नहीं चला। कई घटना घट जाता है, इंटेलिजेंस फेल होता है, जिस तरह से पहलगांव में एक कैमरा नहीं, एक पुलिस, अब तो वहां का पुलिस भी भारत सरकार के अंतर्गत टेरिटरी बन गया है, तो उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं रहा। तो हमारा इंटेलिजेंस फेलुअर, इनके मंत्री भी माने फेलुअर है। इस तरह का लोगों को जिस तरह से विश्वास सरकार और सत्ता पे था, और जिस तरह से आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो देश को विश्वास दिखाना पड़ेगा और विदेश नीति को मजबूत करना पड़ेगा कि आने वाले समय में आप क्या दे रहे हैं देश को, और किस तरह से मजबूत और किस कल्पना का देश, और कैसे 21वीं सदी के मजबूत देश भारत जो गुरु का कल्पना है उसको पूर्ण करेंगे। हमारे देश का जनता 60% जनता जानना चाहता है। हम इस एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, उसका आलम होते जा रहा है, सेना को कमजोर करने के लिए अग्निपथ अग्निवीर योजना चलाई गई, तो हम इसको मजबूत करने के लिए कहते हम आगे लड़ेंगे। इस तरह से चीन अपना पंख फैलाने का कोशिश कर रहा है, उसको कैसे कमजोर करना है, कैसे हमारे साथ तुलनात्मक उसका व्यवस्था नहीं है, तो उसको हमको जवाब देने के लिए ठोस मित्र हमको बताना पड़ेगा। इस तरह से आप देखे होंगे इस्राइल और इराक का झगड़ा, उसमें हमको हम भूमिका किधर रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, होगी दशा दिशा हर जगह हमको चयनित करना पड़ेगा। भारत प्रधानमंत्री बहुत सक्षम है, मानते हैं 56 इंच सीना और सक्षम भी है, अच्छे बातें लच्छेदार भाषण होते हैं, बड़े बड़े बातें होते हैं, भारत हर संडे को आते हैं, मन की बात सुना जाते हैं, लेकिन यहाँ जनता जन की बात सुनना चाहती है कि जनता के लिए विश्वास कैसे जागरूक करेंगे, किस तरह से आपका विदेश नीति मजबूत हुआ है। आपको जैसे आप गए वहां पर सम्मिलित में होने कनाडा, वहां पर किस तरह का व्यवस्था था, अमेरिका का राष्ट्रपति वहां चले जाते हैं, उसके बाद वहां भी कटाक्ष किया जाता है। द्वारा आपको जब देश के नाम पेश होता है तो आप 8 बजे 5 बजे टीका जाता है, जब सीज फायर होता है तो 3 बजे उनका टीका जाता है ट्रंप का। तो ये कहीं ना कहीं दिखा जिस तरह से पाकिस्तान के से उनका संपत्ति अपने दामाद को, अपने बेटे को पब्लिक कराकर पाकिस्तान से रोजगार बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस देश के आप को क्या दे रहे हैं? अमेरिका से रिलेशन आपका बहुत बढ़िया, अमेरिका का राष्ट्रपति आपका मित्र, आप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव तक प्रचार करें, नमस्ते ट्रंप, और यहाँ बुला कर स्वागत भी कई बार कर चुके। के बाद वो जिस तरह से सीज फायर के बाद हम क्या कि हम ऐसे करके कि बिजनेस हम ऐसे करें, उस तरह से हमारा नीति आज पूरे विश्व में हमको स्थापित कर मजबूत दिखाना पड़ेगा कि विश्व का सबसे मजबूत देश भारत है, क्या जिसका इच्छा शक्ति भी मजबूत है। ठीक है स्वामीनाथ जी, लीडर भी मजबूत है। ठीक है, वापस आऊंगी। आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी आपकी बीच बीच में, लेकिन ठीक है, जितनी बात विदेश नीति को लेकर आई है उस पर मैं आऊंगी वापस। महेश जी बस 1 सेकंड, रुद्र प्रताप जी की प्रतिक्रिया आ जाए। रुद्र प्रताप जी मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। रुद्र प्रताप जी देखिए, जहां तक क्वाड देशों की बात है, पहलगाम को लेकर जो 2 टूक बात कही गई है, ठीक है, हम मान सकते हैं कि यहाँ से ये मैसेज आया, लेकिन जो एक्चुअल में चीन के प्रभाव को कम करने की बात की गई है, जो मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव एक कार्यक्रम चलाने की बात की गई है, इसके साथ साथ 3-4 ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर काम करेंगे, जो क्वाड का मुख्य उद्देश्य भी है, चाहे वो मानवीय या आपात सहायता हो, या आप समुद्री सुरक्षा की बात करें, आप आर्थिक सुरक्षा की बात करें। तो इस साझेदारी से यदि ये साथ में काम करते हैं तो वैश्विक स्तर पर हम एक क्या स्ट्रेटेजी भारत की देखते हैं? चलिए ठीक है, जब तक महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात रखेंगे, बहुत जल्दी से रुद्र प्रताप जी को दोबारा से कनेक्ट करिए।
और वो अपनी प्रतिक्रिया तब तक रखेंगे, क्योंकि काफ़ी एक लंबा वेट भी हो जाता है जब अपनी बात रखना शुरू करते हैं, एक समय हो जाता है डिबेट में। जल्दी से उनको रिकनेक्ट करेंगे। अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण बात है, हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम देखें तो इसमें कितना आप एक बदलाव महसूस करते हैं इन तमाम चीज़ों के बाद, क्योंकि क्वेड की जो नीति है जिस पर काम करने की बात होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से सुरक्षा की बात हो, और भी सारे प्लेटफॉर्म पे हैं जिस पर बात की गई है, तो ये जो साझेदारी होगी, ये आने वाले समय में कैसे समीकरण हम देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और आने वाले दिनों की जब हम बात करते हैं तो हमें वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की जो अभी आजकल जो मैन्यूवरिंग चल रही है उसको समझना होगा। हमें समझना होगा कि इस समय जो महाशक्तियां किस तरह से अपने हितों के बारे में सोच रही हैं और बाकी दुनिया को पीछे छोड़ती हुई चली जा रही है। चाहे आप चाइना की बात कर लें या फिर अमेरिका की बात कर लें या फिर यूरोप की बात कर लें, सब सिर्फ इस समय अपने फायदे की बातें देख रहे हैं। और उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो चाहे अपनी बात को कल कुछ और कहें और अगले दिन उसी बात से पलट जाएं, इसमें भी उनको कोई शर्म नहीं बची हुई है। तो इस वजह से भारत जैसे देशों की जिम्मेदारी बहुत हो जाती है और हमको इस समय एक लीडर की भूमिका में आना पड़ेगा। और अब हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अगर हम लीडरशिप को ले सकते हैं दुनिया की, तो हमारे पीछे दुनिया लामबंद हो सकती है। और ये महाशक्तियों का जो खेल है, अगर हम इसमें फंसते चले जाएंगे तो हम अपनी दुर्दशा को बुलावा देंगे। और मैं जब ये बात कहता हूं तो मैं इशारा करता हूं भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जो कि पिछले करीब 15 सालों से या 20 सालों से या इस शताब्दी की शुरुआत से प्रो अमेरिका दिखी है। और अभी भी जब हम लोग बात कर रहे हैं और ये न्यूज आती है कि भारत का जो अमेरिका के साथ तेल आयात बढ़ गया है और रूस के साथ तेल का जो आयात था क्रूड ऑयल का, वो कम होता जा रहा है, यानी कि हम एक बार फिर से अमेरिका की बात मानते चले जा रहे हैं। तो हमको एक बैलेंसिंग करनी सीखनी पड़ेगी। हम बहुत ज्यादा प्रो अमेरिकन या प्रो रशिया नहीं हो सकते। हम बहुत ज्यादा अपने आइडियोलॉजी से डिफर नहीं कर सकते हैं। और क्वाड जैसे संगठन की मजबूती तब तक ही है जब तक भारत जैसे देश इसमें शक्तिशाली भूमिका निभाते रहेंगे। हमको बहुत सारे विपरीत ध्रुवों से खेलना पड़ता है। देखिए, क्वाड में है कौन कौन। एक जापान है जो कि अमेरिका का हमेशा से ही सिक्योरिटी पार्टनर रहा है। दूसरा उसमें ऑस्ट्रेलिया है जो कि अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में एक्टिवली मिलिट्री पार्टिसिपेट करता रहा है, यानी कि वो भी अमेरिका का पिछला गू रहा है। और भारत अगर इनकी तरह बन जाएगा तो भारत के लिए मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ये नया जमाना है। एक नव उपनिवेशवाद इस समय पूरी दुनिया में शुरू होना चालू हो चुका है। जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान, श्रीलंका और तमाम देशों को, बांग्लादेश का भी नाम ले लीजिए, चाइना ने इन सब को आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके अपना गुलाम बनाना शुरू किया है। उसके रिजल्ट्स अब दिखने लगे हैं। और अमेरिका भी कुछ कुछ ऐसी ही काम करना शुरू कर चुका है। उसने मिडिल ईस्ट में कोशिश करी थी, काफी दिनों से कर रहा था। और उसमें मिडिल ईस्ट में आप देखिए, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, वो सब भले कहने को इंडिपेंडेंट देश हैं, लेकिन अमेरिका की बातों को या इजराइल की बातों को वो उल्लंघन नहीं कर सकते। उनको जो कहा जाएगा वो करते हैं। लेकिन भारत की ऐसी स्थिति नहीं। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अभी भी स्वतंत्र है और भारत को इसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा। हमको ये दिखाना पड़ेगा कि क्वाड जैसे संगठन की मजबूती तब होगी जबकि भारत की बातें विश्व में बहुत पुख्ता तरीके से रखी जाएंगी। जब भारत इस अलग थलग जो पड़ा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और ये कोई शर्म की बात नहीं है, मैं इसको सरकार के ऊपर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, ये रियलिटी थी जो एक दिन आपके सामने आनी थी। ये वो कड़वी सच्चाई थी जिसको अभी तक अमेरिका या तमाम देश जो पर्दा डाल रहे थे। और अब वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो कड़वा सच सामने आया कि भारत के साथ कोई नहीं खड़ा है। और भारत जो भी कोशिश कर ले, अपना बहुत प्रयास कर ले, उसके बाद भी आप देखेंगे आपका जो सबसे अच्छा दोस्त रशिया था वो भी इस समय आपके सामने खुलकर नहीं आ रहा है। एक दो डायलॉग बोल करके अपनी काम की इतिश्री कर रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इसमें आपको एक एफर्ट देना पड़ेगा कि फॉरेन पॉलिसी उसी तरह की हो जैसे कि आज से 50-60 साल पहले जब हम नए नए आजाद हुए थे, उस समय की फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए, आज से बेहतर आपको दिखेगी उस समय। क्योंकि जब हम तो कुछ थे ही नहीं, और उस समय हमने एक नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया, उसमें काफी देशों को, लाइक माइंडेड नेशंस को अपने साथ खड़ा किया, उनको लामबंद किया, और हम एक बिना किसी दबाव में आए हुए हम एक बहुत बड़ी फोर्स बने। और उसमें हमें कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ सब फायदा ही हुआ, लेकिन उसमें भारत की आवाज विश्व में एक सशक्त आवाज बनी। और आज फिर वही मौका है, ग्लोबल साउथ का हमें लीडर बनना पड़ेगा, चाइना को वहां से हटाना पड़ेगा, और चाइना की उभरती हुई और बढ़ती हुई शक्ति को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने से मतलब ये नहीं है कि हम जाकर के चाइना की गुलामी करें।
चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाइना एक राइजिंग पावर है और वो सुपर पावर बनने की ओर है। तो और हमारे साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये जो राइजिंग सुपर पावर है इसकी हमसे दुश्मनी है। तो हम उस दुश्मनी के दायरे में रहते हुए भी हम कैसे अपना फायदा निकाल सकते हैं, हमको इन सब के ऊपर काम करने पड़ेगा राखी जी। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ये जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल। जब आप वैश्विक मंच पर जाते हैं तो आप वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, सपा, भाजपा, शिवसेना ये नहीं कर सकते हैं। वहां पर आपको एक भारत सरकार की ताकतवर आवाज बननी पड़ेगी, क्योंकि जब आप विदेश जाते हैं तो वहां पर विदेश मंत्री नहीं होते, वो भारत सरकार होती है, भारत होता है। जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से नहीं होते, वो भारत होता है। हमको अपने भारत को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और जब हम बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखिएगा ये सब आएंगे। अभी आज की अगर क्वेड की हम एनालिसिस करें तो आज पहलगाम पर बात हुई, टेररिज्म पर बात हुई, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। एससीओ के अंदर वक्तव्य पास होता है लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता है। इवन हमारे खुद के रक्षा मंत्री वहां पर सम अदर नेशन बोलते, सम नेशन बोलते, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। कंपल्शन हुआ होगा, कंपल्शन रहता है इस तरह के जगहों पर, लेकिन हमको वो चीजें सीखनी पड़ेंगी कि अभी विश्व वो नहीं रहेगा। आपको बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एटिक्वेट्स में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये वक्त हकीकत जो है कि आपको सच को सच, गलत तो गलत कहना पड़ेगा, और तभी आपकी बात सुनी जाएगी। अदरवाइज अगर आप बहुत सारी नावों पे एक साथ सवार रहने की कोशिश करेंगे तो आप डूब सकते हैं। तो क्वाड जैसे फोरम्स के साथ आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप इसके लीडर हैं, आप अमेरिका के पिछलग्गू नहीं है। वो गलतियां आप ना करें जो कि आपने पहले करी थी। पीसी थपलियाल जी, अपनी बात रखिएगा सर। जी, में जो क्वाड की मीटिंग हुई है उसमें हमें अंधेरे में हाथ मार रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति इस समय हुई है विश्व में, और जिस तरह से एक आर्थिक और सामरिक दृष्टि से चीन एक बहुत मजबूत देश नजर आ रहा है, तो इन चिंताओं में सारा विश्व हो गया है। और ये चिंता क्वेड की चिंता भी थी, क्योंकि हमने देखा कि मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि मिनरल की लूट नहीं, मिनरल का जो टेक्नोलॉजी को, प्योरीफाइंग टेक्नोलॉजी जो चीन ने एक्वायर कर ली है, आज विश्व में किसी के पास नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में जो रॉ मटेरियल, आज अगर चीन से हमें रॉ मटेरियल ना मिले तो हमारी पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनियां स्टैंड स्टिल हो जाएंगी। चीन एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है विश्व के लिए, जिसको चुनौती देना बहुत कठिन हो गया है। और इन्हीं चिंताओं के साथ ये क्वाड मीटिंग हुई है, और ये केवल फॉरेन मिनिस्टर के लेवल में हुई है, ये हेड ऑफ स्टेट के लेवल में नहीं हुई है। इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया, जिसका कभी डिस्कशन नहीं होता था, उसके बारे में, उसकी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में वहां डिस्कस किया गया। मतलब बैलिस्टिक मिसाइल तो इस समय ईरान के पास भी है। जिस तरह से अमेरिका इतना सुपर पावर था कि इजराइल की तूती बोलती थी विश्व में, वो भी किस तरह से ईरान और इजराइल के बारे में जो स्थिति अमेरिका की हुई है, उस स्थिति को देखते हुए ये क्वेड चिंतित तो लगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अंधेरों में हाथ मार रहा है, क्योंकि हमारी स्थिति भी आज उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है जितनी कि अभी जो पैनलिस्ट ने कहा कि भाई जिस तरह से हमारा भारत की विदेश नीति पहले थी वो अब नजर नहीं आ रही है। और ये अब क्यों नजर नहीं आ रही है, ये बहुत चिंतनीय है। इसको जब तक हम लोग इन मंचों में बेबाक होकर नहीं बोलेंगे तो हमें समस्या का हल नहीं मिलेगा। हम अंधेरों में निरंतर जाते रहेंगे, जिस तरह से हम अंधेरों में अपनी आंतरिक सुरक्षा के रूप में जा रहे हैं। हमारे देश के खुद लोगों की कई सवाल हैं जिनका जवाब देना आज सरकार का काम है, लेकिन विश्व सब कुछ जानते हुए ये समझ रहा है कि भारत की जनता को सच नहीं परोसा जा रहा है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो क्वेड की स्थिति है, क्वेड को हमने कहा कि साहब उसको वो समुद्री जो वो बंदरगाह बनाना चाहता है, सपना बहुत बड़ा देख रहा है, जबकि चाइना ने तमाम उन देशों को
अपने फोल्ड में ले लिया है, जिनकी सी में, हाई सीज में बहुत अच्छी है, लाइक श्रीलंका, मालदीव और अन्य जो जितने, बांग्लादेश, इन सबको अपनी फोल्ड में लेकर उसने समुद्री हिस्सा काफी कवर कर लिया है। ये चिंता का विषय है। और इसका काउंटर क्या वे क्वेड इन फॉरेन मिनिस्टर की बैठकों से निकाल पाएंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन चिन्ह है। और इसकी स्थिति जब भारत में ये मीटिंग आगे बढ़ेगी तो देखते हैं कि कहां तक हम जा रहे हैं और कहां तक हमारे को रास्ते मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खपियाल जी अभी वापस तक आऊंगी सर, रोकूंगी मैं। अंधेरों में ठीक है, ही हम चल रहे हैं। ठीक है। निश्चित हाँ, रूप से। रुद्र प्रताप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ मैं। प्लीज अपनी बात रखिएगा। देखिए, जब पहलगाम हमले के बाद जो देश की परिस्थितियां बदली हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा ईरान इजराइल के हमले के बाद विश्व में परिस्थितियां बदल रही, उस स्थिति को देखते हुए हमें अपनी तैयारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तक जैसे हम अभी बहुत समय से केवल पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, चीन भी हमारा पड़ोसी है और एक तरह से हमारे दुश्मन देश की श्रेणी में ही आता है। एक तरफ आप बांग्लादेश की भी स्थिति देख रहे हैं कि बांग्लादेश भी किस तरीके से है। तो अगर हमें अपनी तैयारियों की बात करी जाए तो जैसे अनुपम जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी उन्होंने बात करी कि केवल हम आंतरिक मामलों की बात नहीं करना चाहिए। अगर हम विश्व स्तर की बात कर रहे हैं और हम अपनी विदेश नीति की बात कर रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए हमें भारत बन के तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब कोई भी परिस्थितियां अगर हमारे देश के ऊपर आएगी तो न वहां कोई राजनीतिक दल होगा न कोई व्यक्ति होगा, तब वो देश की बात आती है। तो अगर हम इस तैयारी को नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे तो आने वाले समय में बहुत सारे समीकरण बदलने वाले हैं। ये एक शुरुआत भर दिखाई दे रही है कि जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की आप बात कर लीजिए या विश्व में राजनीतिक समीकरण जो बदल रहे हैं वो बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत आने वाले समय में पड़ेगी जो हमारे साथ खुल के खड़े रहें। ऐसा नहीं है कि केवल किसी विषय पर आप निंदा कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आज इजराइल की बात आती है तो अमेरिका उसकी तरफ से हमला करने को तैयार है। तो हमें ऐसे अपने दोस्त बनाने पड़ेंगे कि जो हमारे साथ खड़े रहें हर परिस्थिति में। ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल समय पर, जैसे आज अगर क्वेड की बात करी जाए तो आज उन्होंने इस बात की निंदा करी और फिर भी उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को सीधे तौर पर नहीं कहा। तो अगर ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हम विदेश नीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये हम उस तरह से सफल नहीं हो पाएंगे जिस तरह से हम चाहते हैं। तो हमें चाहे कोई भी समीकरण बनाने हो, उसी समीकरण के तहत हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें अपने मजबूत समीकरण को बनाने हैं क्योंकि परिस्थितियां बदलेगी। और जो चाइना की बात हो रही है तो वाकई में चाइना हमसे काफी मजबूत स्थिति में, चाहे किसी भी तौर पे आप ले लीजिए कि चाहे वो सैनिक पावर की बात करी जाए, इकोनॉमिक के तौर पर ले जाए, तो अगर हम उसके मुकाबले की बात कर रहे हैं तो उस मुकाबले में अगर हम अपनी ताकत उतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकते हैं तो हमें इस तरह के गठजोड़ करने पड़ेंगे जो समय पे हमें इस तरह की मजबूती दे सके। वो किसी भी रूप में हो सकती है। तो ये तैयारी अगर अभी से कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा कदम है और इसमें हमें और काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये हम 2-3 महीनों की जो परिस्थितियां हुई उसमें हम लोगों को कहीं न कहीं ये चीज महसूस हुआ कि ये चीज हमने मिस किया है जो हमारे साथ होना चाहिए। आज पाकिस्तान के लिए अगर कोई खुल के नहीं बोल पा रहा है, उसका नाम नहीं ले पा रहा है, तो जब बात अगर चाइना की आती है तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस समय कोई बोलने की स्थिति में होगा। तो हमें अपनी तैयारियों पर जोर देना चाहिए और ऐसे समीकरण बनाने चाहिए जो भविष्य के लिए हमारे लिए सार्थक हों। बिल्कुल, और क्योंकि समय की सीमा है, स्वामीनाथ जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जैसे अभी बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने विदेश नीति और देश के सैन्य शक्ति का ताकत बढ़ाने के लिए हमें प्रबल और सशक्त बनाना पड़ेगा। कोई अपना कदम आगे मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चीन की बार बार हम लोगों के प्रति जो अटैक करने, चाहे हमारे अंदर घुसने की कोशिश है, और चीन के साथ को कैसे जवाब हम दे सकते हैं। तो हमारा विदेश नीति, हमारे जो संबंधी हैं खुल के हमारे साथ आकर खड़ा हो, ऐसा नीति बना। देखिए, बहुत पैसा विदेश घूमने में खर्च करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश के साथ अभी तक कोई खड़ा होकर, एक छोटा सा आज पाकिस्तान को लोग किस तरह से बात कर रहे हैं, जिस पाकिस्तान आतंक का गढ़ है उसको गोद में लेके घूम रहे हैं। तो उस पाकिस्तान को गोद में लेके घूम रहे हैं, तो ये दुर्दशा बताता है कि पाकिस्तान हमारे सामने खड़ा होने की औकात नहीं है। उसको किस तरह से अमेरिका गोद में लेके, यूएनए ने लोन दे दिया और कई देशों में उसको सम्मान दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी
यानी समझ लीजिए कि हमारी नीति कुछ न कुछ हमारा घातक है, जो हमारे अपने को खाया जा रहा है। पूरा विपक्ष और पूरा देश आपके साथ खड़ा है, उसके बाद अब नीति संगत कर देश को कुछ दिशा नहीं देने जा रहे हैं। सेना को मजबूत करना, उनके इच्छा शक्ति को मजबूत करना और चाइना के साथ सतर्क होकर अपने आप को प्रबल करना, मजबूत करना कि आने वाले समय में हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा, कौन हमारे साथ दोस्त है, कौन मित्र है, कि खाली घड़ियाली आंसू बहाने वाला न मिल जाए। हमें अपने आत्मशक्ति को, आत्मबल बढ़ाने के लिए हमारा अच्छा मित्रता होना चाहिए, हमारे विदेशों में पहुंच होना चाहिए। एक खाली कह देने से कि मैं विश्व गुरु बन रहा हूं और विदेशों में मेरा डंका बज रहा है, यहाँ तो लंका लगते जा रहा है। सबको दिखा, अपने मियां मिट्टू बनकर हम कुछ नहीं ताकत दिखा सकते। हम अपनों को दिखाने में दार्शनिक नहीं है, हमको चाहिए पोजीशन। आप सेना को किस तरह से मजबूत कर रहे हैं, सेना किस तरह से ताकतवर हो और हमारे विदेश नीति कैसे ताकतवर। आप देश की समस्याओं को विदेश में जाकर जिस तरह से ढोल पीटने के बाद देश में ढोल पीटते हो, अब विदेश जाकर आपको अपने शर्मसार होना पड़े, तो ऐसा नीति नहीं चाहिए। हमें मजबूत और देश को इच्छा शक्ति वाला प्रधानमंत्री हो तो इच्छा शक्ति लेकर मजबूत डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, महेश जी हमारे साथ नहीं है, समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत साफ है, जिस तरीके से पहलगाम पर क्वाड की दो टूक है। देखिए, आतंक को लेकर यहाँ पर दो टूक जवाब दिया गया है। आतंकियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आतंकवाद को। इसके साथ साथ जो स्ट्रेटजी इन चारों देशों की साझेदारी से आने वाले समय में चीन पर जो निर्भरता है उसको कम करना है, उस प्रेशर को, उसके दबदबे को कम करना है, उसकी नीति पर ये काम करेंगे और उसी पर तमाम एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। सभी पैनलिस्ट ने एक बात बहुत अच्छे से बोली है, भारत की विदेश नीति पर समय समय पर यदि लग रहा है कि कुछ बदलाव की जरूरी है तो उस बदलाव को करते हुए आगे बढ़ने का समय है। और अभी से कुछ दिनों में देखा जाए तो ये भी एक बात आई है कि भारत बहुत बेबाकी से अपनी बात वैश्विक मंच पर रख रहा है, जो कहीं ना कहीं हमें एक ताकत भी प्रदान करता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।